ब्लॉकेज की वजह से जो अभी आपने साइनसेस वगैरह दिखाए थे अपने शुरू में, उन साइनसेस के अंदर फिर सिक्रीशंस जमा हो जाती हैं, वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है, हेडेक्स होते हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है और छींकें वगैरह आती है। अब जो जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनके गोश्त भी बढ़ जाते हैं, और वो जब गोश्त बढ़ता है वो भी ब्लॉकेज करता है। इनका ये कहना है कि क्या ऑपरेशन के बाद अच्छा सर, एट टाइम्स आई नो इट्स अ फनी ऑब्जर्वेशन, आप थोड़ा सा वो करेंगे, बट एट टाइम्स इफ यू लुक इनटू योर नॉस्ट्रल्स, खुद भी देखें शीशे में, तो आपको बाकायदा लगता है कि यहाँ ज़्यादा स्पेस है हवा जाने की, मतलब इट्स जस्ट वेरी लेमन थॉट, और यहाँ स्पेस जो है वो कम है, तो दैट मीन्स के द सेप्टम इज डेविएटेड नेचुरली। septum is maybe deviated. That could be one possible reason. If your nostrils are not of the same size, this means the septum has gone to one or the other एट side. टाइम्स आपको अंदर का जो वॉल है वो आपको ज़्यादा बंद नजर आएगा, और कभी वो आपको बिल्कुल खुला नजर आएगा, तो वो बंद और खुला क्यों वो नजर असल में जो इंफीरियर टर्बिनेट है, जो गोश्त है नीचे की तरफ, अगर वो साइज में बड़ा हो जाए तो वो उस साइड को ब्लॉक करेगा, आपको बंद नजर आएगा। अगर वो गोश्त सुकड़ जाए तो वो खुला नजर आएगा। और ये एक चीज़ है जो होती है, होते हैं इस तरह? देखिए वो जो गोश्त है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स है। जब आपको एलर्जी होती है, जुकाम होता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसके अंदर। जब उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो इंक्रीज कर जाता है साइज में। अगर एलर्जी नहीं है, ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो वो सिकुड़ कर वापस आ जाएगा। तो गोश्त में तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो बढ़ जाता है और सिकुड़ जाता है, लेकिन हड्डी जो है वो अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहेगी, क्योंकि वो एक सख्त चीज़ है। हाँ। वो सीधी नहीं हो सकती कि कभी हड्डी तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है जी, हड्डी यहाँ तक है, इसके नीचे से हम कुर्री हड्डी कहते हैं, जो कार्टिलेज कहते हैं। सेप्टम सेप्टम जो है, सेप्टम इज मेड अप ऑफ बोन, हार्ड बोन एंड कार्टिलेज। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेप्टम यहाँ तक तो आपकी हड्डी है, आप फील कर, इसके नीचे जो है ये सॉफ्ट बोन है, जिसे कुर्री हड्डी कहते हैं या इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी होने का मतलब है कि इसी पोर्शन से नाक जो है वो टेढ़ी है, या तो यूं है या यूं देखिए है। कई दफ़ा आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस में नाक टेढ़ी नहीं नजर आती, लेकिन टेढ़ापन जो नजर आता है वो अंदर की तरफ देखने से आता है। अच्छा, तो सेप्टम आपका मिड लाइन में आपको बाहर की तरफ बिल्कुल सीधी नजर आएगी, लेकिन अंदर टेढ़ी हो सकती है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि बाहर भी टेढ़ी है नज़र आ रही है और अंदर भी टेढ़ी है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ऑपरेशन के बाद हड्डी बढ़ जाती है, और ये बड़ा कॉमन लोगों के दिमाग में कि ये जवाब जो है ना सर हमें कॉल के बाद देंगे। एक और कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आपके। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कहाँ थे आप? भाई थोड़ा थोड़ा कम भी आना चाहिए ना, वरना भाई बहुत ही कम हो गए तो हमने फील करना शुरू मेरे ख्याल में आदमी को इत्तेदाल में रहना चाहिए। अच्छा राफिया, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये आपका जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी है, माशाल्लाह आपके जो सिलेक्शन ऑफ गेस्ट है ना, इतना जबरदस्त है कि बिल्कुल आप बड़े अच्छे लोगों को लाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, जो हम सारा दिन दूसरे चैनल देखे बुराइयां 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 देखते हैं, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव चैनल। आई थिंक थैंक यू सो मच। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सुन लिया, खुश हो रहे हैं जी। मैंने पोल का क्वेश्चन आपका सुना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए थियोरेटिकली तो हम ये मानते हैं जात पात की कैद नहीं होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट कि रियलिटी में प्रैक्टिकली हम कुछ और ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, इसको बिल्कुल डेविएट करते हैं, और ये सिर्फ बातें जो हम करते हैं ना कि ठीक है मैं जात पात की कैद नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को, लेकिन जब हम कहीं रिश्ते करने जाते हैं, कहीं नाते जोड़ने जाते हैं, तो सबसे पहले हम यही चीज चेक करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपके एक बात मैं बताऊं, किसी दोस्त से भी लड़ाई हो जाए ना, तो अक्सर पहली बात टॉन्ट आपका इस चीज पर निकलता है आपका। हाँ, असल में बात ये, लेकिन अगर प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम इसको चेक करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माशरे में तबका मतलब क्लासिफिकेशन है ना, अब तो खैर वो जात पात की अब तो क्लासिफिकेशन होगी ना, इस क्लासिफिकेशन में हम फंस चुके हैं, और अगर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, निकलना है, तो फिर हुजूर का आखिरी खुतबा काफी हमें समझने के लिए, उसमें मैं वो सब जानते हैं चीज को। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन, क्योंकि मेरा तो आपको पता है ये साइनस प्रॉब्लम बड़ा अरसे दराज से चल रहा है, और हर डॉक्टर से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे सवाल ये करना है आपसे कि देखिए मैं नेजल स्प्रे जो होते हैं वो किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, डेली यूज कर सकते हैं? और जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी नाक काफी ब्लॉक होती है, लेकिन एज द डेज विगेन तो काफी 2-3 घंटे बाद वो ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है, लेकिन एंटी एलर्जिक भी खाता रहता हूँ। लेकिन क्या ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके साथ पर लाइफ चलता रहेगा? बस ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। ऐसा अभी बताते हैं आपको। पहले सर वो बता दें जो पुराना वाला सवाल था कि ऑपरेशन से वापस दोबारा गोश्त बढ़ जाता है। देखिए इनमें दो फैक्टर्स हैं, एक आपने बात की हड्डी की और एक गोश्त की। हड्डी का तो ये है कि जी एक सख्त चीज़ है, और अगर किसी की उम्र 16-17 साल से ज़्यादा है तो उसकी हाइट, हड्डियों की ग्रोथ रुक गई। हाँ। अब ज़ाहिर 17 साल बाद उसका कद नहीं बढ़ सकता, वो जितनी एक्सरसाइज करे हड्डी चौड़ी नहीं हो सकती।
नतीजा ये है कि जो लोग 16-17 साल के बाद नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराते हैं उनकी हड्डी कभी भी दोबारा नहीं बढ़ सकती। सर टोराइज नहीं बन जाते? Sorry? मतलब वहाँ पे हड्डी की ओवरग्रोथ नहीं हो सकती? नहीं, हड्डी तो ग्रो करना ही रुक जाएगी 17 साल के बाद। अच्छा। जो इशू होता है वो होता है अगर आपने किसी 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया, 8 साल के बच्चे का किया, वो ग्रोइंग एज में उसकी हड्डी बढ़ सकती है। इसलिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन अमूमन बच्चों में बिफोर 16 अवॉइड करते हैं, रेकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर किसी को बहुत शदीद तकलीफ है तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन विद दिस उनकी फैमिली को बता कर कि जी इसके दोबारा बढ़ने का इम्कान है। दूसरा जो ब्लॉक करने वाला चीज़ है वो गोश्त है। गोश्त को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो बढ़ भी सकता है और सुकड़ भी सकता है। कोई आज एक्सरसाइज करना शुरू करे, बॉडी बिल्डिंग, गोश्त बढ़ जाएगा, बॉडी बिल्डिंग छोड़ दे, गोश्त सुकड़ जाएगा, लेकिन हड्डी नहीं बढ़ेगी उसकी। तो जिन लोगों का गोश्त बढ़ जाता है उसको हम जला देते हैं, लेकिन वो गोश्त दोबारा बढ़ सकता है, मगर हड्डी नहीं बढ़ सकती। हड्डी नहीं बढ़ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, यार सबका क्वेश्चन कि वो नेजल स्प्रे रोज़ाना यूज़ करते हैं, तो क्या वो यूज़ किया जा सकता है एवरीडे? उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो ट्रांजिटरी होता है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद दोबारा नाक ब्लॉक हो सकती है। क्योंकि हाँ, तभी तो रोज़ाना यूज़ करना। जी हाँ, ये रेमेडी है, ये मुकम्मल इलाज तो नहीं है उसका। अच्छा, जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है बस। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, यस। और अगर इसमें स्टेरॉइड हो तो, क्योंकि काफ़ी नेजल स्प्रेज में स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी इसीलिए हम लोग वो भी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं? उसके बारे में सर ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं सर। फिर तो हमें एक कॉल लेनी पड़ जाएगी। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? डॉक्टर अदीबा बात कर रही हैं। डॉक्टर अदीबा, कैसी हैं आप? इस्लामाबाद से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अदीबा, हमारे पोल का जवाब दें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिए, दोस्ती और रोजमर्रा के मिलने जुलने की जो बात है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें रिलेशंस उस तरह मैटर नहीं करते। लेकिन जब अगर रिश्ते की बात आती है तो उसमें फिर ये चीजें मैटर करती हैं कि क्योंकि ये भी है ना कि अभी जैसे जो सबसे पहली कॉल जो आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब रिश्ता करो किसी खानदान में तो पहले उसका हसब नसब, मतलब 5 चीजें देखो, तो उसमें एक हसब नसब भी था। तो जाहिर है कोई ना कोई चीज होती है, तो जब भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज पर कहा था कि हसब नसब देखो। और फिर अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होता है? देखिए, कल भी मैंने कॉल की थी तो मैंने यही कहा था कि खानदानी जो लोग होते हैं वो खानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं। तो खानदानी लोग मतलब हमारे माहौल में, अपने माहौल की बात करूंगी ना, कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में या इंडिया में है, तो उसमें यही देखा जाता है कि अच्छी फैमिलीज अलग ही नजर आती हैं और जो लोअर क्लास की और मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं मतलब उनके तौर तरीकों में बिल्कुल तौर तरीके डिफरेंट होते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका उठना बैठना, उनका रख रखाव बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जाहिर है अगर लोअर क्लास की फैमिली अच्छी फैमिली में आ जाएगी तो उसका रख रखाव आपको साफ वाज़ेह नजर आएगा, और अच्छी फैमिली की कभी नीचे चली जाएगी तो उसका भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। तो मेरा ख्याल नजर आती है। और इसी तरह ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छी फैमिली का किसी लोअर फैमिली में जाके उसकी अपब्रिंगिंग हो तो उसका खून असर दिखाता है और वो पता चलता है कि वो बच्चा किस माहौल का है। तो मेरा ख्याल इन चीजों से फर्क पड़ता है। सही, ठीक है। अच्छा, वैसे बिल्कुल सही बात की, छोटी छोटी चीजों से आपको इंसान का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल वो अपने लिए जो चीज सिलेक्ट करा है, मतलब, और वो अगर किसी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इन सब चीज़ों से ना आपको इंसान के उसका थोड़ा सा अंदाज़ा होता रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? जी बिल्कुल। और कैरेक्टर भी बहुत मैटर करता है। अच्छी फैमिलीज में ज़ाहिर जिसकी अच्छी अपब्रिंगिंग होगी फैमिली में तो वो भी फौरन नजर आ जाती है। अब ये चीजें मैटर करती हैं बहरहाल, रोजमर्रा की डेली लाइफ में आपको नजर आती हैं ये चीजें। सही, वेरी ट्रू। अच्छा जी, डॉक्टर दीबा क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, मेरी 3 साल बेटी है और वो माउथ ब्रीदिंग करती है, स्नोरिंग भी बहुत ज्यादा करती है, उसकी साउंड इतनी ज्यादा होती है कि मैं सो नहीं पाती हूँ। और दूसरी ये कि वो थंब सकिंग भी करती है। तो और फिर ये कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से उसका मुंह जो ना हर वक्त खुला रहता है, इवन डे टाइम में भी वो ब्रीथ करती ही नहीं है, नोज ब्रीथ करती ही नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि इसको थोड़ा सा डायग्नोज अगर इस सिर्फ फोन कॉल पे कर सकते हैं तो बता दें कि ये डीएनएस है या एडिनॉइड्स है या कोई और प्रॉब्लम है। और दूसरी कि इसका ट्रीटमेंट मुझे बस पहले तो कंसल्टेशन लूंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बच्ची का गला खराब होता है डॉक्टर साहब? गला खराब ऐसा जितना ज्यादा नहीं होता, फेरेंजाइटिस कभी कभार हो जाता है, वो भी ठंडा पानी पीने से या ठंडी चीजें खाने से, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता वो, कभी मतलब होता नहीं है।
अच्छा चलिए जी, फिर हम इसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर कुछ और भी पूछना चाहें तो मुझे ऑन कॉल ही मतलब दे दें जवाब। नहीं बस ओके जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल डॉक्टर दीपा। डॉक्टर साहब दो सवाल जमा हो गए, पहले वो स्टेरॉइड वाला और अब ये। जी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे जो है वो कोई इलाज नहीं है। अब आप दो तरह के स्प्रे आते हैं जी, एक आते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होता है, ये एंटी एलर्जिक स्प्रेज हैं। जब आपको एलर्जी होती है आप स्टीरॉइड स्प्रे यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्टीरॉइड के एक्शन है वो लोकलाइज रहते हैं, खाली नाक की झिल्ली तक, बॉडी में स्टीरॉइड नहीं जाती, इसलिए स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स जो बॉडी में होते हैं वो नहीं होते। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब आप बहुत लंबे अरसे मुराद 3 महीना या उससे ज़्यादा स्टीरॉइड स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो नाक की जो लाइनिंग है, म्यूकोजा है, वो थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से वो ब्लीड करती है और पेशेंट्स को नाक से खून या एपिस्टेक्सिस होती है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो एलर्जी के स्प्रेज हैं उनमें स्टीरॉइड्स आजकल कॉमनली यूज़ हो रहा है, इसका इफेक्ट लोकलाइज है और लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सीजन। जो दूसरे स्प्रे आते हैं वो डीकंजेस्टेंट स्प्रेज कहलाते हैं, जो नाक के गोश्त को सुकेड़ देते हैं। उनका एडवांटेज है कि जिन लोगों की नाक बंद रहती है लेकिन उनको एलर्जी नहीं है, नाक बंद है। इनहेलर्स में भी वही चीज़ होती है? इनहेलर्स में स्टीरॉइड्स होते हैं जो आप इनहेलर मतलब वो जो हम लोग सिर्फ करते रहते हैं जिसको, नहीं उनमें स्टीरॉइड्स नहीं होते, उनमें डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। तो ये जो आप इस्तेमाल डीकंजेस्टेंट स्प्रेस करते हैं, इनका मकसद होता है कि नाक का गोश्त सुकड़ जाए ताकि पैसेज खुल जाए और ब्रीदिंग सही हो जाए। इनका साइड इफेक्ट, इनको भी लंबे अरसे इस्तेमाल ना करें, इनका एक रिबाउंड फिनोमेना होता है। 15-20 दिन या महीना इस्तेमाल करने के बाद नाक ज़्यादा बंद होने लगती है। तो हैविंग सेड दैट, दिस मीन्स कि दोनों स्प्रेज जो है उनका एक लिमिटेड यूज़ है, अनलिमिटेड यूज़ नहीं है। और उस दौरान जब आपको एक स्टॉप गैप, एक रिलीफ मिल जाता है, आप उस दौरान अपने कंसल्टेंट को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज कराएं। सही। और उस टेम्परेरी पीरियड में जब तक आप नहीं करा रहे, आप ये स्प्रेज यूज़ करके रिलीफ ले सकते हैं। सही। अच्छा सर, वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, तो बहुत ही छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स, आप लोग अपने सवालात पूछते रहें और हम टिबिएरियन नेज़ल सेप्टम पे बात करते रहेंगे। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।